हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 4 को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं और 3 पार्टों को अगर हम मिलाकर बात करें तो 100 प्रश्न जो है मैंने आपको कवर करा दिया है और मैंने कहा था कि 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको इस यूनिट से कवर कराऊंगा। इसके साथ ही साथ पिछली वीडियो में बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया था कि सर रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आप कराएं, तो उससे भी मैं कल जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उनमें भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो ये 5 प्रश्न होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बना लें। तो इस वीडियो को कैसे कंप्लीट करना है, आप सभी को सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से, ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर देने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सभी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक अच्छा शिक्षक निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में क्वेश्चन का जो लेवल होगा बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे सभी प्रश्नों को। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि एक अच्छा शिक्षक इन सभी विकल्पों में से किस प्रकार का होना चाहिए। अब जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप समझ सकें, उसके बाद से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे पाएं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता हो। तो एक अच्छा शिक्षक जो है इसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो सीख नहीं पा रहा है तो उसे मोटिवेट ना करे, उसके हाल पे उसे छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक जो है हमेशा विद्यार्थियों को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है। तो एक शिक्षक जो है ऐसा ही होना चाहिए। और अगर आप भी शिक्षक पेशे में आने वाले हैं, उसको अपना पेशा बनाने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है वो उसकी गलती नहीं है। आपको उसे सिखाने का प्रयास करना है। जब तक कि वो सीख नहीं जाता उसके लिए आपको उसे मोटिवेट करना है, अच्छे तरीके से समझाना है, ये सारा कुछ करना होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने राइट आंसर डी बताया है तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो प्रायः इन सभी विकल्पों में से जो है किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आप सभी को बताने का प्रयास करना है। उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आपको 5 प्रश्नों में से देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको कथन और जो है कारण वाले मिले, अभिकथन कारण वाले या मैचिंग वाले या जो स्टेटमेंट्स है उस तरीके के 2 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए जो है उपलब्धि परीक्षण जो है प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। उपलब्धि परीक्षण प्रायः किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो हमेशा दिमाग में याद रखना है कि शिक्षण के पश्चात यानी कि बाद में सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए इसको किया जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर विभेदीकरण
इन सभी विकल्पों में से जो है शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर जो है विभेदीकरण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी स्मरण, बोध, परावर्तित शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव यहाँ पर हो पाती है। चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। वीडियो को पॉज करिए, उसे स्टॉप करके जो है आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद से अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निदर्शन पद्धति। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता जो है निदर्शन पद्धति के द्वारा संभव हो पाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए निदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन अनेक स्वीकृत कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं जिससे चुनी गई इकाइयां संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। तो आई होप कि निदर्शन पद्धति भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है, क्या अभिनिश्चित करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए नैदानिक मूल्यांकन जो है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत ये आपका हो जाएगा, सतत नहीं है, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, सतत समस्याओं के कारण और निदान। ये आपको याद रखना है कि नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है किसके बारे में, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान पे जो है पूरी तरीके से ये अभिनिश्चित करता है। नैदानिक जो मूल्य मतलब निदान करना, नैदानिक मूल्यांकन से आप समझ पा रहे होंगे निदान करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। तो अध्यापक के द्वारा अनुदेशात्मक जो सहायक सामग्री होती है, टीचिंग हेल्पिंग जो टूल्स होते हैं, उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट होती हैं, जो संकल्पनाएं होती हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए जो है अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई थ्योरी ही आप समझाते हैं, साइंस की है या कोई, तो उससे जुड़ा मॉडल्स आप उनके सामने लेकर आते हैं या प्रैक्टिकल रूप से उनको समझाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ही आप स्पष्ट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भाषात्मक देख के जो है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर ये भावात्मक होगा, ये टाइप में मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भावात्मक क्षेत्र से। तो आई होप कि आप सभी ने राइट आंसर यही बताया होगा। तो शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध जो है भावात्मक क्षेत्र से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में शिक्षक के द्वारा छात्रों का रचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। कोई क्लासरूम है, वहाँ पर शिक्षक जो है छात्रों का रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है, तो उसका करने का मकसद या उद्देश्य क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना जो है उसका ये उद्देश्य है। किसी कक्षा में अगर कोई शिक्षक छात्रों का रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य बस यही होता है कि छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरणता लाने का प्रयास है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी ही अधिक अपेक्षाएं किससे होंगी, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। कोई शैक्षणिक संस्थान है, उसमें आने वाले तमाम तरह के विद्यार्थी होते हैं
और उन विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी, मतलब समस्याएं आएंगी, उतनी ही अधिक अपेक्षाएं किससे होंगी, इन चारों विकल्पों में से, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक से होंगी। अगर छात्र के मार्ग में कोई बाधा आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो किससे यहाँ पर अपेक्षाएं की जा सकती है, शिक्षक से, कि शिक्षक उसको बेहतर ढंग से जो है समझा सके ताकि वो अच्छे तरीके से अधिगम कर सके। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, जो कि दूसरे नंबर पे यहाँ पर टाइप हो गया है। विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। इन सभी विकल्पों में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो बड़ा हेजिटेशन करते हैं प्रश्न पूछने के लिए क्लासरूम में, शिक्षक से डरते हैं कि कहीं टीचर्स उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना पूछ दे और फिर वो चुप होकर बैठ जाते हैं। तो मान लीजिए कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा कब, जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछने लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारा प्रश्न टाइप करना होता है समय निकाल कर, तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियर है यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी शिक्षक के लिए शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। उम्मीद है कि आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निरूपण। निम्नलिखित में से किसी शिक्षक के लिए शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा होता है, तो वो होता है निरूपण। तो बहुत सारे छात्रों को पता भी होगा कि निरूपण का मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा। तो उनको हमेशा याद रखना है, निरूपण का मतलब होता है विवेचना करना, यानी कि किसी तथ्य को अच्छे तरीके से समझाना। देखिए कई बार बहुत शुद्ध हिंदी में चीज़ों को लिख दिया जाता है। हिंदी माध्यम के छात्र जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे एक ही चीज़ों को कहने के लिए शब्द होते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंग्लिश वाले छात्रों का या जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनका स्कोर थोड़ा सा हिंदी माध्यम वालों से बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द नहीं होते जितने कि हिंदी भाषा में है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी शिक्षक के द्वारा कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सके तो देखने को मिल जाए। देखिए मॉडिफाई, आप क्वेश्चन को जो है अपने आप से भी मॉडिफाई करने का प्रयास करिए कि किस तरीके से तोड़ मरोड़ के जो है एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। तो खुद से भी प्रश्न बनाने का प्रयास करिए। इस तरीके से आप एग्जामिनर के माइंडसेट को भी जो है समझ सकते हैं। जब आपको प्रश्न बनाना आ गया तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि जब आप तथ्यों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप बस तथ्यों को पढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि उन तथ्य में से क्या प्रश्न बनाकर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, लेकिन जब आप प्रश्न बनाकर तथ्यों को समझते हुए चलते हैं तो वहाँ पर आप बड़ा अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं एग्जाम हॉल में। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो बाधा डाल रहे हैं। याद रखना है, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा कक्षा में व्याख्यान अगर वो देता है और उस समय जो है विघ्न या बाधा उत्पन्न होता है किसी छात्र के द्वारा, जो है वो पढ़ नहीं रहा है लेकिन डिस्टर्ब क्लासरूम को करने का प्रयास करना है, तो ऐसा नहीं कि आप उसे तुरंत दंडित कर देंगे या उसे पीट के क्लासरूम से बाहर कर देंगे। तो जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें भी सीखने के लिए प्रेरित करना है। आप जिस तरीके से प्रेरित करने का प्रयास करिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से प्रभावी शिक्षण किसे माना जा सकता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। वो जो है यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसी शिक्षक के लिए इन सभी विकल्पों में से प्रभावी शिक्षण जो है किसे माना जा सकता है। तो एक ही विकल्प यहाँ पर दिख रहा है, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सी आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में बैठे छात्र के द्वारा शिक्षक से यह पूछा जाता है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, ये आपको बताने का प्रयास करना है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से यही आपसे पूछा गया है कि किसी कक्षा में बैठे छात्र के द्वारा जो है शिक्षक से यह पूछा जाता है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, मतलब छात्र के द्वारा ऐसा क्वेश्चन किया गया। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका व्यवहार में संशोधन। देखिए अधिगम से क्या होता है, हमारे व्यवहार में संशोधन या व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो बेसिकली ये इसका जो है सबसे उपयुक्त अर्थ होगा किसका, यहाँ पर अधिगम का। जो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था छात्र के द्वारा कि सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा शिक्षक के द्वारा, तो व्यवहार में संशोधन यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया जो है ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ शिक्षण प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, इसको ठीक क्रम से हमें लगाना है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार जो है आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे तरीके से क्रम में लगाइए, फिर उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर हम इसे क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया के ठीक क्रम में हमारा जो पहले नंबर पे आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। यानी शिक्षण किस लिए कर रहे हैं उन लक्ष्यों को पहले सूत्रबद्ध कर लेना है, आपको पहले सब कुछ बना लेना है आपका, मतलब लेक्चर लेने से या पढ़ाने से पहले ये सारा कुछ। फिर आपका दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान के साथ जोड़ना। फिर क्लासरूम में अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो जो वर्तमान ज्ञान है छात्रों के पुराने ज्ञान के साथ जो है जोड़कर उन्हें पढ़ाना। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर ये आ जाएगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर पे मूल्यांकन, और यहाँ पर आपका पाँचवें नंबर पुनः शिक्षण यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्रम जो है शिक्षण प्रक्रिया के हिसाब से आपका सही है, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16 या 16 है आपका। किसी छात्र के लिए अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा विकल्प माना जा सकता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन जो है किसी छात्र के लिए अध्ययन का उच्चतम स्तर जो है माना जा सकता है। ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो आई होप कि आपको पता होगा कि ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग जो है किसी शिक्षक के लिए जो है किस लिए वो करता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए जो है शिक्षक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करता है, न कि पूरी किताब या कुछ तथ्यों को पूरा नोट डाउन करने के लिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कुछ भी आप समझा रहे हैं उनको मेंशन करने के लिए, उनको लिखने के लिए आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई डायग्राम बनाकर किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आज के वर्तमान समय में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। तो ये तो आप सभी परिचित होंगे, ये आपका है ई लर्निंग। ये वर्तमान में जो है काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक प्रभावी विधि है। घर पे बैठे ही लोग लर्निंग कर रहे हैं, अपनी क्लासेज को ले रहे हैं, कोचिंग क्लास हो गए। पूरे कोविड काल में आपने देखा होगा कि घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने ली। और कुछ भी अगर हमें सीखना है तो आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे बुरी चीज़ें उपस्थित हैं इंटरनेट पे, वैसे अच्छी चीज़ें भी हैं। आप अच्छी चीज़ों को सीख के बेहतर इंसान बन सकते हैं, या जो भी आपने गोल डिसाइड किया उसे भी आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस जो है इंटरनेट पे ख़राब चीज़ें या बुरी चीज़ें ही भरी पड़ी हुई हैं। अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं, बस सीखने वाला अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, इसका कारण क्या है। कि जो प्राथमिक स्तर पे शिक्षक होते हैं या प्राथमिक जो विद्यालय होता है उसमें अधिकतर शिक्षक जो है महिलाएं होनी चाहिए, एक धारणा या कॉन्सेप्ट एक बता रहे हैं जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है।
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से लेके 5 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। 1 से लेके 5 तक की क्लासों में जो है अधिकतर जो है महिला शिक्षक होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं और चीज़ों को समझा सकती हैं उनको। लेकिन ऐसा नहीं, एक धारणा है, टीचर जो पुरुष शिक्षक हैं वो भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जैसे बनाया गया उसकी बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पर महिलाओं को मिलता है, क्योंकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझती हैं, क्योंकि वो भी अपने जीवन में माँ होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से समझती होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर यहाँ पर तब आपका होगा, ये तब लिखा गया है, यहाँ पे टाइप हो गया है, तो तब आनंदित होता है जब। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे स्पष्ट रूप से यही पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति शिक्षण को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाता है और वो तब आनंदित होता है, यानी कि कब वो आनंदित हो सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त जब उसको मिलता है, सम्मान मिलता है, तब जो है वो ज़्यादा आनंदित होता है। देखिए कैसे आप अगर शिक्षक पेशे में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सम्मान आपका होता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, सर सर कह के बच्चे भी बुलाते हैं। समाज में भी जो लोग होते हैं आपको सर और या मास्टर या आचार्य जी जिस तरीके से रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो विद्यार्थियों से आदर प्राप्त जब वो करते हैं तब वो ज़्यादा आनंदित होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन विधि जो है यहाँ पर सर्वोत्तम विधि है इन सभी विकल्पों में से। देखिए व्याख्यान में टेक्स्ट जो है लेक्चर है, तथ्यों को बस मुँह से बोलकर जो है लेक्चर दिया जाता है, तथ्यों को बताया जाता है। परिचर्चा भी जो है डिस्कशन एक तरीके से होता है, प्रश्नोत्तर विधि। लेकिन निदर्शन विधि में यहाँ पर एग्जाम्पल या उदाहरण देके चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः किस प्रकार का होना चाहिए, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो अगर कोई समस्या आ जाए तो ऐसा नहीं कि अब वो भाग खड़ा हो या इस तरीके से सोचने लगे। तो उपाय कुशल का मतलब कि कुछ न कुछ उसमें उपाय निकाल ले उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चाहे क्लासरूम में कोई बात हो जाए या जिस तरीके से भी। तो एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः किस प्रकार का होना चाहिए, तो उपाय कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है। तो आई होप कि इसके बारे में आप सभी को पता होगा। अगर आपने बीएड ऑलरेडी कर रखा है तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि ये लघुकृत शिक्षण जो है कौन सी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एज ए होमवर्क, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। और उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरी तरीके से आप पे भरोसा है कि आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दोगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता रखा है। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा यही जा रहा था आपसे कि इन सभी विकल्पों में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। तो वो आपका होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण
के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता, यानी कि मान लीजिए कोई लर्नर है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, योग्यता, जो तथ्य या जो चीज़ें उनको बताई जा रही है उनको समझने की योग्यता, और उसके साथ साथ प्रेरणा। प्रेरणा इसलिए आवश्यक है कि अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है तो अपने आप को मोटिवेट रखना और उसे समझने का प्रयास करना, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो का सेशन हमारा कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों को आप सभी ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन का लेवल आप सभी को आज बहुत ईजी लगा होगा। तो एक आध क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे पूरी तरीके से आप पे भरोसा है कि आज के इन 25 प्रश्नों में से आप सभी ने 22 प्लस क्वेश्चन जो है सही किए होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रश्न कैसे रहे उसके बारे में भी बताइएगा, और अगली यूनिट जो है कौन सी होनी चाहिए जिस पर आपको प्रश्न चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। जितने भी विद्यार्थी चाहते हैं कि इस यूनिट से जो है अब क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए जाए सर, तो जिसका मैक्सिमम होगा, यानी जितने बच्चों का मैक्सिमम किसी यूनिट के लिए जोर दिया जाएगा या बोला जाएगा कि नहीं सर इसी यूनिट से कराइए, तो मैं उस यूनिट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है कि किस यूनिट से आपको क्वेश्चन चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो का सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप बताइए। देखिए क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा यहाँ पर देरी हो जाती है, और देखिए यहाँ पर टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 12:09 हो रहे हैं। दिन के नहीं, ये रात के जो है 12:09 है, और इस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर जो है आज की वीडियो हमें नहीं मिली, तो थोड़ा सा देरी हो गई कुछ काम की वजह से। तो अभी मैं 12:09 पे ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे कम से कम लगेंगे अपलोड होने में। फिर उसके बाद से ये आपको वीडियो मतलब पब्लिश हो जाएगी, आप देख पाओगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो का सेशन कैसा रहा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करके आप सभी अपना प्यार और अप्रिसिएशन दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको जो तैयारी कोचिंग नहीं ले सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, ताकि उनके भी हेल्प हो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन होता है ये प्यारा सा, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इसके साथ ही साथ चैनल पे आप नए हैं और किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।